इस केमिकल के बारे में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? देखो इतना लग के छोड़ो। बताएं भाई, बरेली से कौन सा? बरेली से महाराज बताइए। दिखाना इसको केमिकल में महाराज सबसे पहली चीज क्या पढ़ी? केमिकल का जो डिजास्टर है सर, किसी गैस के हिसाब से उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, जैसे गैस सरीन हिसाब- गैस है या मस्टर्ड गैस है। और क्या हो सकता है इसमें? एक तो गैस का हिस्सा हो गया, और कोई रिएक्शन हो सकती है, हम्म? कोई रिएक्शन हो सकती है केमिकल। हाँ, केमिकल रिएक्शन वही चीज है। और इसका हथियार के रूप में यूज हो सकता है क्या? जैसा हो सकता है। हाँ, तो कौन कौन से हथियार इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था प्रथम विश्व युद्ध में? हाँ, कौन कौन से? सरीन गैस और क्लोरीन गैस का हुआ क्लोरीन का इस्तेमाल किया गया था। फर्स्ट क्या है दोनों? पहले वही खोजी गई थी। अच्छा, सर इधर कई विश्व युद्ध लड़ चुके हैं लोग। हाँ हाँ सर उसका जीता जागता सबूत है, लोगों ने बम रख रखा है। हाँ, फास्जीन और फाजीन फास्जीन। ठीक है, और केमिकल में क्या हो सकता है? केमिकल वेपन। ठीक है, और केमिकल में और कुछ था? इससे बचने का उपाय? केमिकल से बचने का उपाय कौन बताएंगे? सर एक तो जन जागरूकता फैलती है। जागरूकता। हाँ, पीपीई पहनना सबसे पहले। वेरी गुड, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो पीपी अगर ना होता, आईपी, हाँ, जुगाड़ू पीपी। जुगाड़ू मतलब अपना दिमाग लगाना है कि हमें उससे बचना है। हाँ, वही रेनकोट पहन सकते हैं। टीडीएस, कम टाइम के लिए वहाँ रुके, है ना, सील्डिंग के। पीपी के हमें सील्ड करती है ना, हमें बचाती है उसको। तो आपने बाजू को पूरा नीचे तक रोल कर लें, नाक पे भीगा हुआ कपड़ा। भीगा हुआ कपड़ा। सूखा कपड़ा उतना प्रभावी नहीं होता है जितना गीला क्योंकि गीले कपड़े की जब 1 2 3 4 परत हो जाती है तो उसमें चिपक जाते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं चिपक जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो गीला कपड़ा मुंह पे बांध लिया, कपड़े अपने जो भी पूरे स्लीव डाउन कर लिया। अगर ऐसे खुला है इसको मोजे के अंदर, मोजा ऊपर कर लो। ऐसा थोड़ा बिगड़ जाएगा लेकिन अच्छा है। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से के अंदर कुछ ना जाए। कॉलर ऊपर वाली बटन बंद कर लो बढ़िया से, है ना। कॉलर ऊपर कर लो मैक्सिमम सिक्योरिटी। सबसे अच्छा जो लोग गमछा उमछा रखते हैं वो गमछा मल्टीपर्पज पगड़ी भी। पूरा मास्क बन जाएगा उसमें, और आंखों पे ग्लव, कान नाक मुंह सब कुछ ढक सकते हैं। चश्मा है अगर आपके पास तो आंखों की सुरक्षा के लिए, है ना। और अगर पीपी है तो फिर तो आप सुरक्षित नहीं है। पूरा देखा कि इसमें ऊपर से नीचे तक शीशा लगा हो, उससे दिख रहा है और अंदर को जाने की संभावना नहीं। तो एज ए स्वयं सेवक आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि केमिकल की स्थिति में क्या करना है। जहाँ केमिकल है वहाँ से स्केप करना है, किस तरफ स्केप करना है, किस दिशा में। हाँ, वेरी गुड, हवा के विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में। तो इसके बचाव के उपाय हमने क्या देखे? पहले तो पीपी टीडीएस सब जगह लागू है, सभी में सीबीआरएन सब जगह टीडीएस। उसके बाद वहां से जब भागेंगे तो किस दिशा में भागेंगे? आपको हवा की दिशा विपरीत। हाँ, बताओ नीचे। सर ये पीपीई की किट जो है, जो ये है केमिकल से बचाव के लिए, ये मार्केट से मिलता है क्या? हाँ, मिल जाएगा। ये इंडस्ट्रियल एरिया में मैक्सिमम चीजें यूज जहाँ सर्जिकल आइटम वगैरह मिलते हैं वहाँ मिल जाता है।
सर्जिकल वाला पीपीई है बायोलॉजिकल वाला। जो सर्जिकल इक्विपमेंट मिलते हैं ना यहाँ पे, जी पीपी वाली मशीन, सिरेंज और ऑपरेशन करने वाली सब इक्विपमेंट, हड्डियों के जो सपोर्ट के लिए ना, सर्जिकल वाली, मेडिकल के अलावा एक सर्जिकल की दुकान है। अरे यहाँ अमीनाबाद में मिल जाएगा। तो वहाँ पे पीपी मिलेगा, कौन सा, बायोलॉजिकल कोरोना के काल वाला जो। और ये वाली ब्लू कलर। ये भी काम कर जाएगी उसमें, लेकिन उसमें खास बात क्या है, वो पूरी नीचे से ऊपर तक एक रहती है, देखा है वो वाला? ऑपरेशन जैसा हम लोगों ने हाँ, वो तो तीनों के लिए है, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल के लिए। लेकिन सिर्फ बायोलॉजिकल होता है, तो बायोलॉजिकल में क्या है, जो बैक्टीरिया वायरस है उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपके अंदर घुस जाए। तो उसमें एक पॉलीथीन जैसा हल्का मटेरियल है, ये मटेरियल है, हाँ, ये थोड़ा सा ऐसा मटेरियल है जिसमें केमिकल गिरेगा तो ये रेट नहीं होगा। ये आपका कितनी ज़्यादा आप डालोगे किसी भी साइट पे मिल जाएगा। केमिकल्स या इंडस्ट्रियल वेबसाइट है, इंडिया मार्ट और कुछ हैं जो सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया में जो काम करने वाले इक्विपमेंट है, उपकरण हैं, ये सब चीजें उसमें मिलती हैं, थोक के भाव में मिलती हैं। तो बचाव समझ गए, क्या क्या खतरे समझ गए और बचाव समझ गए, तो बस बाकी काम हो जाए। अच्छा, एडवांस लोग हैं, उनके पास एक ऐसा इक्विपमेंट रहता है, बताया था हमने। अच्छा, जैसे कोई चपेट में आ गया, किसी दूसरे की मदद करनी है, तब क्या है? अगर हम लोग प्रिपेयर हैं तो कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लो कुछ है, मदद है, उपकरण है, या आपके पास SCBA सेट है, या आपने गमछा गीला विला करके बांध लिया और कोई पड़ा हुआ है, आप जा ही रहे हैं तो सोच रहे हैं इसको भी लिए चले, आप लोग को सिखाया होगा ना कंधे पे, उठा लेते हैं ना, तो आप मदद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमने मुसीबत के समय में भी मदद कर सकते हैं। इमरजेंसी में सब लाते हैं लोग। बाहर ले गए हवा के विपरीत दिशा में। देखो, इस एरिया में थोड़ा शांति रखिए, बिल्कुल आराम से धीरे से काम करें, ताकि बाकी सब बाहर मकान रहता है। नहीं होटल कमरा है सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, PHT बोलते हैं ना, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, प्रथम उपचार, प्राथमिक उपचार, फर्स्ट रिस्पॉन्डर। एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर आपको कोई मिल गया, वो घायल हो गया है या इन चीज़ों की चपेट में आ गया, बेहोश हो गया है, तो क्या क्या कर सकते हैं? सर अगर रेडियस इससे केमिकल वगैरह का हुआ है, अभी सिर्फ केमिकल की बात कर रहे और हम PPE पहने हुए हैं, हम उसे फायर में लिफ्ट करके आ सकते हैं। हैं, बाहर निकाल के ले आइए पहले, तो वो कम से कम समय उसको वहाँ, जितना समय पीछे बीत गया, लेकिन अब उसको वहाँ से जल्दी से बाहर ले आइए। डिस्टेंस, हवा की दिशा को देखते हुए जहाँ वहाँ से दूर ले जाइए। शील्डिंग क्या करेंगे उसकी? एक शील्डिंग आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इमरजेंसी सर्विसेज एम्बुलेंस को बुला दीजिए, वो लोग आएंगे, लेकिन तब तक अगर वो तकलीफ में करा रहा है, जलन हो रही है, फोड़े पड़ रहे हैं, हाँ, पानी से उसको केमिकल वगैरह, वहाँ चूना वगैरह नहीं होगा, सादा पानी है। चूने का पानी नहीं मिलेगा तो सादा पानी मिलेगा, आसपास से कहीं से व्यवस्था करके उसको थोड़ा सा वॉशिंग करके सही जगह पे लिटा दीजिए। कुछ नहीं तो सांत्वना तो दे सकते हैं ना, अरे कुछ नहीं, अभी सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कोई गंभीर नहीं है, हम आ गए हैं, एम्बुलेंस आ रही है, आपको अस्पताल ले जाएंगे, सही हो जाएगा। उससे बातचीत करते रहें, अगर वो बेहोश हो रहे हैं तो उसको जगा के रखें, सोने ना दें। अगर बेहोश हो ही गया है तो उसका ABC चेक कर सकते हैं, CPR दे सकते हैं ना, ये सब चीज़ें आप लोगों ने जो स्टार्ट प्रक्रिया है वो। अब दूसरा है बायो, या हिंदी में बोलते हैं इसको हाँ। इसमें क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने? बैक्टीरिया वायरस फंगस। पहले तो इसका खतरा क्या क्या है ना, वो पता होना चाहिए। और दूसरा
इससे बचाव। और तीसरा है उसका क्या प्राथमिक उपचार। तो खतरा क्या क्या है, बायोलॉजिकल से क्या क्या जैविक खतरा क्या क्या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, स्मॉल पॉक्स, डायरिया, कॉलरा, इन सब चीजों से कैसे बचाव करेंगे? से बचाव भाई, का मतलब पहला वही तो कि PPE आ जाए। पीपीई पहन कर पहले तो इसका डिटेक्शन कैसे करेंगे? केमिकल का तो पता चल जाएगा, है ना, रिसाव होगा जहाँ से, तो हमें तो पहले पता रहता है कि इस एरिया में कुछ ऐसी फैक्ट्री कुछ है, या फिर रास्ते से एक टैंकर जा रहा है उसके ऊपर चिन्ह बने रहते हैं, है ना, डेंजर, इन्फ्लेमेबल, पॉइजन, या कहीं कंकाल वाली खोपड़ी बनी रहेगी, दो हड्डियां बनी रहेंगी, डेंजर, है ना, सब सिंबल। आप पर्टिकुलर सिंबल नहीं जानते हैं? हाँ अब चल रहा है। इसको पहना है वो ठीक है, तो वो सिंबल देख लिया आपने, टैंकर में लगा हुआ और ये पलट गया। तो अब ये मान के चलो कि वो लीक होगा ही होगा, ठीक है, ये हो सकता है लीक, लोगों को तुरंत ही उसके विपरीत खड़े हो जाएंगे अपना, कि आप लोग इस तरफ न जाएं, इस तरफ जाएं, है ना, अपने साथियों को, कंट्रोल रूम को अपने बता दिया। और एक इमरजेंसी नंबर है, किस पे कॉल करते हैं? 112, वेरी गुड, 112 नंबर पे कॉल कर दिया। वहाँ पे एक मैडम है, फोन उठाएंगी, उनको अपनी समस्या बता दी कि यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना हो गई। वो SDRF, NDRF, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, सबको वो सूचित कर देंगे। और नहीं भी सूचित करेंगे तो कंप्यूटर में अपडेट करेंगे कि इस जगह पे घटना हुई, तो जितनी इमरजेंसी सर्विसेज है सबके कंप्यूटर पर पहुंच जाएगा तुरंत। तो जिसके पास फोन गया, या उनको पता चल जाता है कि अब हमें जाना पड़ेगा, अभी नहीं बुलाया तो 1 घंटे बाद हमें जाना हो सकता है कि जो सबसे नजदीक पहले उनको बुलाया जाए। ऐसा नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई घटना होती है तो SDRF को पता नहीं चलता है कि आपके मेडिकल जो CMO हैं, जहाँ एम्बुलेंस सर्विसेज, उनको सबके कंप्यूटर पे वो तुरंत जैसे अपडेट हो जाए। चाहे छोटी सी घटना हो, कहीं पे किसी गुड्डी में आग लग गई, 112 को कॉल किया, 112 जैसे अपडेट होगा पूरे प्रदेश में जितने भी कंट्रोल रूम में सब जगह वो डिटेक्ट हो जाएगा तुरंत ही मैसेज। जैसे आपके मोबाइल में मैसेज आते रहते हैं ना, तो अगर वो मैसेज वाला कॉलम कोई खोल के बैठा रहे परमानेंट, तो नए नए मैसेज आते रहेंगे, उसमें ऊपर आता रहेगा डिटेल। तो वैसे ही कभी SDRF या कहीं भी आप कंट्रोल रूम आप देखने को मिले ऐसे 112 वाला, तो वहाँ पे ऐसे हर मैसेज फटाफट आता रहता है, तो तुरंत पता चल जाता है कि हमें वहाँ जाना पड़ सकता है। तो जैसे 112 में कॉल कर देंगे, तो उस खतरे से रिलेटेड जो जो संस्थाएं हैं वो तुरंत अलर्ट हो जाएंगी, और वहाँ से जैसे आदेश मिलेगा या प्रशासन को बुलाएगी, जैसे भी बायोलॉजिकल का खतरा डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सर ने भी यही बताया था, ये काम होता है सिम्टम्स के आधार DMO के ऑफिस के माध्यम से। डॉक्टर को। कोरोना में कैसे कर रहे थे, सैंपल ले जाके जांच के बाद ही जांच कहीं और होती थी, इसकी जांच हम तुरंत नहीं कर सकते, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ कहीं संदिग्ध अगर लग रहा है तो हम इसको गड़बड़ जगह पान के बायोलॉजिकल की ये समस्या है, क्योंकि वो विकिरण नहीं करते, आँख से दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म जीव हैं, तो वो तो लेबोरेटरी में ही सिम्टम नहीं आएंगे तो फिर सुरक्षा के लिए सबसे अच्छी बात है कि ये जो बायोलॉजिकल वाली चीजें हैं, ये आपकी स्किन को ऐसे नहीं अंदर नहीं जा सकती, या तो आप इनहेल करेंगे, या क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट खाने के माध्यम से, या फिर सांस लेने के माध्यम से, या कहीं पे स्किन कटी हुई है, घाव इंजेक्शन के माध्यम से तब जा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं जाएगा। तो आप अपने कपड़े पूरे पहने, हाथ पे कहीं लगा हुआ है तो उसको धो दे, हाथ पे लगा तो नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपने तो बॉडी के अंदर ही जाएगा। ऐसे ऐसे करते हैं ना लोग, ऐसे ऐसे पहुंच लिया, हाथ के माध्यम से जा सकते हैं। वही कोरोना हुआ है कि मत छुआ हाथ। अगर हाथ ही आपका धुला है, हाथ में बैक्टीरिया, आप वायरस को उसमें नहीं दे रहे हैं, वहीं मार दे रहे हैं, सैनिटाइज कर दिया, मास्क लगा लिया, तो मास्क का फायदा आपका मुंह नाक दोनों एक साथ बंद हो जाता है, तो क्या होगा?
अंदर नहीं जाएगा। सूक्ष्म जीव अंदर कैसे जाते हैं? सांस के माध्यम से जाते हैं। तो मास्क भी थोड़ा अच्छा वाला रखते हैं अपने पास N95 मास्क होता है जो, हाँ, उसका मानक है कि सूक्ष्म जीवों को और जो हवा में प्रदूषण है उन सबको फिल्टर करके, उसका डिजाइन ऐसा होता है, उसमें एक क्लिप होती है ना ऊपर एल्यूमिनियम टाइप की, दबा दीजिए नाक को। ऐसा नहीं कि आप मास्क लगाएं और ऊपर से हवा जा रही है, ऐसा नहीं होगा। अच्छे कंपनी का 150 रुपये का मिलेगा। N95 और KN95 के क्या डिफरेंस है? सर पता नहीं था। सर KN लोकल है, एक चाइनीज स्टैंडर्ड है हमारे अच्छा, N95 चलो अच्छी बात है। लेयर का डिफरेंस है सर। N95 में एक लेयर कम है और N95 में एक लेयर बट हम लोग जो SDRF में यूज करते हैं N95 मास्क है, वो यूज करते हैं जैसे जहाँ पे एक तो नॉर्मल मास्क जो 10-10 रुपए में, वो भी बहुत हद तक आपकी सुरक्षा करता है। जो मेड प्लाई वाला सर ये मैंने इसलिए पूछा कि बहुत से लोगों ने कॉन्सेप्ट है कि KN को होगा कि K जुड़ा हुआ है इसमें तो और ज़्यादा बेटर होगा। उन्होंने KN ले लिया लेकिन N वाला बेटर है, वो बेटर है। मेरा KN तो आप लोग देखे एक नई जानकारी मिली है, अगर KN है और एक N है, N95 है और KN95 है ना, ये दो स्टैंडर्ड है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है और ये चाइनीज है। हम लोग को इस पे भरोसा करना है, इस पे नहीं करना है। या किसी की चाइना से ज्यादा दोस्ती है तो तब भी नहीं करना है। अपने आप से तो धोखा नहीं करना है। जब आपके पास से अच्छे स्तर में चीज उपलब्ध है, उससे ज्यादा प्रोटेक्शन दे सकते हैं, तो हमेशा और इसलिए तो मास्क चाइना के तो लेने ही ना चाहिए थे गुरुजी। हाँ? चाइना के तो मास्क ही नहीं लेने चाहिए थे, इंपोर्ट करने नहीं चाहिए थे। चाइना को चाहे कुछ भी कहे, लेकिन लोग तो मेहनती हैं, मेहनत तो कर रहे हैं ना। भले क्वालिटी अच्छी नहीं है लेकिन कर तो रहे हैं ना। चाइना सेकंड कॉपी बनाने में बहुत हम लोगों की नसों में इतना बढ़ गया है ना। अब आप ये देखिए डिजिटल इंडिया अभियान है, वैसे तो ऊपर से बैन है, लेकिन डिजिटल इंडिया अभियान में जितने भी पार्ट होते हैं उसके अंदर के, वो मेड इन चाइना है। क्योंकि उतना सस्ते में बना के दे देगा तो सब वही से बना के वो डिलीवर भी कर देता है, होम डिलीवरी। सर वो नंबर ऑफ क्वांटिटी में बना देगा। उन्होंने बनाने की मशीनें पहले लगा ली। अब जैसे इनपुट मटेरियल आप सस्ता मटेरियल डाल दोगे तो प्रोडक्ट सस्ता निकलेगा, अच्छा इनपुट दे दोगे तो अच्छा क्वालिटी मिलेगा। अब एप्पल कंपनी का फोन है, कितना महंगा है ना, क्वालिटी में टॉप पे है, लेकिन उसके भी अंदर के पार्ट्स वही से कहने का मतलब कॉस्ट इनपुट ज़्यादा लगाओगे तो अच्छा मटेरियल भी निकालेंगे। उसके पास सांचा है, बनाने का ढांचा है हर चीज़ का, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना लिया। अब आपको कितने पैसे वाला चाहिए वो बता दो, वो बना के दे दो। तो बायोलॉजिकल में खतरा हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन सरकार अगर डिटेक्ट करती है आपको सूचना, क्लास सावधान बात ना करें भाई, आपस में चर्चा ना करें, नहीं तो फिर बायोलॉजिकल का पता कैसे चलेगा? जब सीएमओ के स्टीम जाएगी, चेक करेगी कि इसका पेट क्यों 10 के बार-बार हो रहा है। किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में अगर कोई इस तरह का बीमारी का कोई सीधा आंसर है, बिल्कुल प्रशासन आपको बताएगा। ठीक है, जैसे रेडियो चलाओ, कहीं भी हर जगह प्रचार आता रहता है, रेडियो समाचार से कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा कि बायोलॉजिकल बीटा गामा एक्सरे। आग में कौन कौन सा रेडिएशन आता है कौन बताएगा? जिसको पता हो आग में कौन सा रेडिएशन। हाँ, रेडियोलॉजिकल जिसमें कि जैसे कैट स्कैन मशीन हो गई, एक्सरे हो गया और अल्ट्रासाउंड मशीन हो गई, वो सारी चीजें। गामा किरणें माइक्रोवेव हो गया, कौन सा? माइक्रोवेव सर, थर्मल हो गई, नॉन थर्मल हो गई, एमआरआई हो गए, एमआरआई सन रेज, सूर्य की किरणें, मेडिकल देखो इन दोनों में अंतर समझना जरूरी है। दो शब्द क्यों रखे, एक ही रख देते, या तो रेडिएशन रख देते या न्यूक्लियर रख देते।
दो चीज रखी है तो इसमें अंतर है, ये चीज अब समझनी है। देखो न्यूक्लियर का मतलब है, मैंने कल बताया एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। ऐसे होता है ना इसमें, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन एक गति से इसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। तो बीच का ये पार्ट जो है ये सॉलिड होता है, ये पार्ट बिल्कुल दुनिया का सबसे सॉलिड मटेरियल क्या है, किसी भी पदार्थ का नाभिक, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर खाली जगह नहीं होती, लेकिन इसके बाहर खाली जगह होती। तो जो विकिरण बाहर से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन के निकलने से निकलेगा, वो आएगा किसमें, रेडियोलॉजी, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन या फोटॉन। थोड़ा सा साइंस में जाएंगे तो पता, प्रकाश जो निकलता है वो फोटॉन के प्रकाश के छोटे छोटे बंडल्स में, टुकड़ों में जो निकलता है, जो हम कल ईएम वेव्स की बात कर रहे थे ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, एक दूसरे को धक्का मारते हैं, एक दूसरे को, वो वाला। और न्यूक्लियर तभी बोलेंगे जब इस न्यूक्लियस के अंदर से कुछ निकलेगा। जिस प्रक्रिया में इसके अंदर से न्यूट्रॉन या प्रोटॉन निकलेगा, जिस प्रक्रिया में न्यूट्रॉन या प्रोटॉन निकलेगा, उसी को न्यूक्लियर रेडिएशन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? जिसमें नाभिक शामिल नहीं है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं निकल रहा है, उसको न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं कहेंगे। न्यूक्लियर, उसको फिर सिंपल रेडिएशन कहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन वो सिर्फ रेडिएशन है। लेकिन जब उसके अंदर से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी निकलने लगे, और ये तभी निकलते हैं जब इसको तोड़ा या जोड़ा जाता है। तो ये टूटता कहाँ है, परमाणु बम में या परमाणु संयंत्र में। दो ही जगह है जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, उसके अंदर से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और ये नाभिक टूटता है। तो आर और एन का डिफरेंस समझ में आ गया? अब बताओ एक्सरे किस में आएगा? एक्सरे और अल्फा बीटा गामा, ये तीन रेडिएशन होते हैं इसमें, ठीक है? अल्फा बीटा और गामा, ये चिन्ह उनके रिप्रेजेंट करने के। ये होता है न्यूक्लियर में, क्योंकि इसमें यूरेनियम का नाभिक टूटता है और उसके साथ में न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, रासायनिक प्रक्रिया है। बाकी हमने देखा था आयोनाइजेशन और नॉन आयोनाइजेशन। तो जितने वायलेट के ऊपर वाले थे, अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेज, वो किसमें आएंगी? रेडियोलॉजी। हाँ, गामा का चिन्ह है जैसे ही। ये साइंटिफिक, ये साइंस की भाषा में इनको ऐसे ही लिखा, ये बी नहीं है, बीटा है, बी के नीचे बीटा है, बीटा है। ऐसे अल्फा बनता बीटा है। गामा। आप चाहे तो ऐसे लिख लें, हिंदी में लिख लें अल्फा, सीपी कोई चलेगा? ऐसे लिख लें आप, बीटा बीटा गामा। महाराज जी रहेगा है? एक तो बोला परमाणु से टूटेंगे, वो पहला कौन सा बोला? परमाणु बम। परमाणु बम जब फोड़ते हैं तो उसमें भी नाभिक का विखंडन होता है, और परमाणु संयंत्र में भी वही चीज होता है। परमाणु संयंत्र में उसको नियंत्रित रखते हैं, अपने कंट्रोल में थोड़ा थोड़ा करके फोड़ के ऊर्जा को उपयोग कर लेते हैं। और जो परमाणु बम होता है उसमें शुरू करके उसको छोड़ देते हैं, वो अनियंत्रित हो जाता है। जितना भी ईंधन होगा पूरा टूटेगा और विनाश करेगा।
और परमाणु संयंत्र भी अनियंत्रित अगर हो जाए तो फिर वही हो जाएगा जो परमाणु बम में होगा। चलिए रेडिएशन वाला एक बार रिपीट कर दो। रेडिएशन कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है वो रेडिएशन के अंदर आता है। लेकिन जिस विकिरण में नाभिक टूटे या जुड़े और उसके अंदर से न्यूट्रॉन या प्रोटॉन नाभिक शामिल हो जाए उस विकिरण में, नाभिक संलयन या विखंडन की प्रक्रिया हो जाए तो उसको न्यूक्लियर रेडिएशन, बस एक उसमें एन आगे जुड़ जाता है। न्यूक्लियर का मतलब है कि उसमें नाभिकीय प्रक्रिया हो गई, और ये प्रक्रिया होने का मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पहले पड़ती है उसको करने के लिए, और जब नाभिक टूटता है या जुड़ता है तो और ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, तो इसमें विनाश होने की संभावना ज़्यादा है। और ऐसे वाले रेडिएशन जो है इनमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। ऊर्जा में से ऊर्जा निकलती है। हाँ, ऊर्जा में से ऊर्जा निकलती है, क्योंकि हमने ईश्वर के बनाए हुए जो प्राकृतिक चीज़ों में छेड़खानी की है ना, तो वो क्रोध निकलता है, वो आजकल सर विनाश का रूप लेता है। नाभिक क्या है, वो ऐसी लास्ट वस्तु है किसी भी उसका जो बिल्कुल लास्ट लिमिट है, उसके आगे कुछ नहीं है, सबसे लास्ट उच्चतम। अब उसको भी आप तोड़ रहे हो, सूर्य के तो अंदर फिर उसके अंदर से ऊर्जा वो ऊर्जा निकलेगी जिसने पूरे ब्रह्मांड को रोक रखा है। बोलते हैं ना जो बाहर है वो सूक्ष्म में भी है ना। एक सिद्धांत ऐसे अपनी इंडियन फिलोसफी में है कि जो ब्रह्मांड में है वो ब्रह्म में है, वो छोटे सूक्ष्म में भी है। तो अपार ऊर्जा होती है नाभिक के अंदर। ये जो आपस में बंधे हुए हैं इसके अंदर बहुत ताकत है। सूरज के अंदर यही जब ये नाभिक टूटता है तो प्रोटीन और हाँ, पूरा नाभिक ही दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम का नाभिक बड़ा होता है, जैसे एक समझ लो एक बड़ा गोला है, ठीक है, वो टूटा और दो छोटे गोले बन गए। वो जो दो छोटे गोले बने उनके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कितनी है उसके अनुसार उसका रूप ले लेंगे। अब वो यूरेनियम नहीं है, वो क्रिप्टॉन बन गया, दूसरा तत्व बन गया। बेरियम। वो पढ़ा रहे हैं, क्यों हल्ला करे आप? उनको करने दो अपने ढंग से। सी और बी केमिकल, बायोलॉजिकल, अच्छा रेडियोलॉजिकल। आर और एन में अंतर समझ आ गया। तो अब चलते हैं पहले आर पे, है ना। इसके लिए वही बताओ बचाव के लिए, इसको पहले डिटेक्ट कैसे करेंगे? इक्विपमेंट्स। हाँ, ये इक्विपमेंट हमारे पास है, आप लोगों के पास नहीं है तो कैसे डिटेक्ट करेंगे? नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे सर ने कल पढ़ाया था हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी पहुंच से बाहर है। ये दिखता ना तो दिखाई देगा, ना टच नहीं कर पाएंगे, ना सूंघ पाएंगे, ना सुन सकते, ना स्वाद ले पाएंगे, और ना ही आवाज। ना ही कोई कलर है। सर ये तो छठी इंद्री पहचानी। हाँ, छठी इंद्री यूज करना छठी इंद्रिय रही कि सामने वाला उलट पलट रहा है तो इसको कुछ ना कुछ तो तकलीफ हो रहा है, वहाँ नहीं। आपको अपना सिक्स सेंस यूज करना है। और ऐसी घटनाएं जो होती हैं तो पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ रेडिएशन वाला मामला घटता है तो हमसे उसे अत्यधिक लोग एक साथ सर कुछ तो एनवायरनमेंट में चेंज दिखेगा सर। और छठी इंद्री काम कब करती है? जब उसके मस्तिष्क में पहले से कुछ डाटा हो। जैसे आपने समझ लो आप किसी एक आइलैंड पे चले जाओ, कोई छोटा सा द्वीप हो जहाँ के लोग आज तक ट्रेन देखे ही ना हो, है ना। एक अलग टापू में रह रहे हैं, बहुत साल से रहे आदिवासी। उनको जाके बोलो सब ट्रेन, उनके दिमाग में क्या पिक्चर है? उनमें से कोई भी ट्रेन नहीं देख रहा है। कितना भी छठी क्या 12वीं इंद्री लगा लेगा तो भी नहीं देखता। छठी इंद्री तभी काम करती है जब उसका थोड़ा बहुत डाटा कहीं बचपन में ही चाहे कभी मिला, एक छोटी सी छवि
या झलक या कुछ शब्द कहानियों में सपनों में कहीं तो रहा डाटा होगा, बिल्कुल। तभी छठी इंद्रिय उसको पकड़ पाती है। आप लोगों की छठी इंद्रिय अब काम करेगी क्योंकि आपके पास भरपूर डाटा है। तुरंत शक हो जाएगा कि कहीं रेडिएशन का मामला तो नहीं है ना। बिल्कुल। जिसको पता नहीं कि रेडिएशन भी कुछ ऐसे हानि करता है, उसकी समझ में नहीं है। ये कैसे काम करता है। मान लो कोई व्यक्ति है, कहीं एक इंडस्ट्री में काम करता है या कहीं किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता है और देख रहे हैं उसका बच्चा पैदा हुआ और वो विकलांग हो गया, है ना। तो आपका छठी इंद्रिय काम करेगा यार ये ऐसे कैसे, कहीं इसका डीएनए में तो नहीं रेडिएशन का प्रभाव हो गया, क्योंकि 24 घंटे लेबोरेटरी में वहाँ 24 घंटे नहीं 8-10 घंटे काम करेगा, तो ऐसा तो नहीं इसका डीएनए में कुछ छेड़खानी हुआ और जब बच्चे को या फिर माँ है, माँ के घर में बच्चा है, उस समय एक्सरे कराया या कुछ अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासाउंड नुकसान नहीं करता। अल्ट्रासाउंड में रेडिएशन नहीं, अल्ट्रासाउंड ध्वनि तरंगों पे काम, इसमें और अल्ट्रा का मतलब कैसे बताया था। अल्ट्रा का मतलब क्या होता है, हाई। तो कुछ तरंगे होती हैं जो हम कान से सुन पाते हैं, उनको ज़्यादा हाई कर दे उनकी फ्रिक्वेंसी तो हम सुन सकते हैं, हमारे श्रवण जो क्षमता है उससे ऊपर हो जाती है ना। 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन पाते हैं, उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो सुन नहीं पाएंगे। तो वैसी तरंगे होती हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगे होती हैं, उनको हम सुन नहीं पाते कान से, लेकिन वो उनकी क्षमता ऐसी होती है कि वो आपके बॉडी में ट्रेवल कर जाते हैं, उनको सॉलिड मटेरियल मिलेगा तो उसमें ट्रेवल करेंगे। तो उसी के तरंगों के आधार पे चित्र बनाते हैं कंप्यूटर से, ध्वनि तरंगे। वो क्या विकिरण नहीं है, सिंपल जैसा मुँह से बोलते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वो टकरा के वापस आते हैं, उससे वो फिगर क्लियर आप कोई थोड़ी मसाज कर सकते हैं। महसूस जैसे ध्वनि तरंगे हैं, फ्रिक्वेंसी है आपके बॉडी में, जैसे वो टच किया लगाया तो डीजे का आवाज धक्का देता है। डीजे का आवाज आपके श्रवणेंद्रिय के रेंज में है। जैसे प्रकाश में क्या था, विकिरण में प्रकाश जो है हमारी आँख की क्षमता के रेंज में हम देख पाते हैं, है ना। लेकिन इंफ्रारेड को नहीं देख पाते, अल्ट्रावायलेट को नहीं देख पाते, एक्सरे को नहीं देख पाते, तो रेडियो वेव को भी नहीं देख पाते, अल्फा बीटा गामा को भी नहीं देख पाते, है ना। मोबाइल से जो तरंगे निकलती हैं वो भी नहीं देख पाते, ना तो ज़्यादा को देख पाते हैं ना कम को। तो उसी तरह कान की सुनने की भी क्षमता है। 1 सेकंड में अगर कोई चीज़ 20 बार हिलेगी, जैसे पंखा चल रहा है, इसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं, अगर धीरे कर देंगे तो आवाज़ आपकी सुनाई तो इसका मतलब क्या आवाज़ नहीं कर रहा है। अगर वो 1 सेकंड में 1 बार भी हिलेगा ना तो भी आवाज़ करेगा, बट आपकी क्षमता वो जो कुत्ते उड़ते होते हैं वो सुन लेते हैं ना, उनकी सुनने की क्षमता। और कुछ तरंग जो अगर इसको बहुत ज़्यादा तेज कर दें तो भी आपके सुनने की क्षमता से बाहर हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज 1 सेकंड में अगर 20,000 बार कंपन करने लगे और उससे ज़्यादा हो जाएगा तो भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे। उसी तरीके से जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें 20,000 से ऊपर की फ्रिक्वेंसी की तरंगे होती हैं, उनके द्वारा चित्र बनते हैं, उसमें रेडिएशन नहीं होता है, तो डिटेक्शन नहीं कर पाएंगे। और सावधानी के लिए क्या है, वीडियो ऑनकोलॉजिकल में हाँ, और ग्लव, बूट, मास्क, स्किन को पूरा कवर करके रखें, क्योंकि हमने देखा था जो सबसे ज़्यादा हानिकारक चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक अपने कपड़ों से रुक जाएंगी। अल्फा कण है ना जो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, तो वो भारी होता है, ज़्यादा दूर जाता नहीं है। हमने बूट पहने हुए, कपड़े पहने हुए, मास्क लगा लिया, गमछा बांध लिया, आँख को पूरा कवर कर लिया। नहीं ये वाले मिल रहे हैं तो घरों में ग्लव्स वगैरह होते हैं ना, दस्ताने, ठंडी में हम लोग पहनते हैं गाड़ी वाड़ी चलाने के लिए। कुछ भी आप अपने शरीर को जितना ज़्यादा ढक सकें वो हो जाएगा, बचाओ रेडियोलॉजी। और पीएचडी क्या है इसकी, प्राथमिक उपचार क्या करेंगे, तुरंत एक्सपर्ट से संपर्क करेंगे। हाँ,
पहले तो हमें पता है कि वही TDS को वहाँ से निकलना है, बिल्कुल भी बचना है। और अगर आपके घर परिवार का ही है तो आदमी फिर नहीं सोचता कि अपना बच्चा है, वाइफ है, या हम ऐसे बहुत क्लोज रिलेशन होते हैं कि साथ जीने मरने का अपने आंखों से नहीं देखा तो सुरक्षा मानक अधूरे रहे। तो फिर आपको डिकंटामिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या तरीके अपना सकते हैं आप? 9 स्टेप तो नहीं, आप कुछ स्टेप वहाँ पे कर सकते हैं। पानी से उसके पहने हुए कपड़े हटा के, है ना, रनिंग वाटर से अपने को धो लेंगे। रनिंग वाटर से धो सकते हैं। साबुन शैम्पू से एक ड्राई वाला है, पाउडर वाला, मोबाइल को पाउडर डाल के, हाँ, है ना, ये नहीं पाउडर है तो, ये सैनिटाइजर है ना, बहुत से ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली लोग सैनिटाइजर रेडिएशन में काम नहीं करेगा। रेडिएशन का सैनिटाइजर से, सैनिटाइजर कैसे काम करता है पता है? वायरस पे, बायोलॉजिकल में काम करेगा। जितने वायरस और बैक्टीरिया होते हैं बायोलॉजिकल वो बने होते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन क्या है? एक सॉफ्ट मटेरियल, जैसे लुगदी होती ना, लुगदी जेल ऐसे होता है। जैसे ठंडी के दिनों में घी जम जाता है दाने दाने, वैसे ही होता है। उसको हीट सूर्य के प्रकाश में रख दो, उसकी पिघल जाएगी। वैसे वायरस बैक्टीरिया होती है जो उसकी ऊपर की लेयर होती है प्रोटीन की, जैसे हमारी स्किन है, स्किन को निकाल दो तो अंदर पूरा सब फैल जाएगा वहाँ। तो ऐसे उसकी ऊपर की लेयर जैसे टूट जाएगी तो वो मर जाएगा, मतलब उसका जो सिस्टम है पूरा निकल जाएगा। नमक डालने के बाद उसमें जो शरीर का पानी बाहर निकलता है। हाँ एग्जैक्टली। तो जैसे सैनिटाइजर मारते हैं उसमें होता है अल्कोहल, और अल्कोहल बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, उसमें कुछ भी घुल जाता है। जैसे कि आपको बताएं, पानी है, पानी में चीनी बढ़िया घुल जाएगी, नमक घुल जाएगा, लेकिन तेल घी नहीं घुलेगा, है ना। पानी एक अच्छा सॉल्वेंट है लेकिन सब कुछ नहीं घुल सकता। लेकिन अल्कोहल क्या है? एक अच्छा सॉल्वेंट है, उसमें प्रोटीन वसा ये सब चीजें घुल जाती हैं। इसीलिए आपको भी घोल देता है, हैं? आपको भी इसीलिए घोल देता जो है। लोग पीते हैं अल्कोहल वो क्या करता है? घोल देता है। नुकसान देता है। शुरू में तो उस आदमी का चेहरा बढ़िया लाल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, है ना, हेल्थ बढ़िया, पहले बेनिफिट मिलता है उसका। क्यों? डाइजेशन आपका बढ़िया कर देगा, घी दूध तेल हर चीज को घोल रहा है, मिर्च घोल रहा है। मसाले सबको बढ़िया घोल रहा है। करके आपके शरीर में फिट कर रहा है। लेकिन वो ब्लड में मिलता है और फिर बाद में वो कहाँ जाता है? लीवर, किडनी, इन सबको काम करना पड़ता है उसको बाहर निकालने। जब उसका काम हो गया तो शरीर में तो अल्कोहल का कोई रोल नहीं है, तो शरीर उसको निकालता है। जो निकालने वाले अंग हैं उन पर पड़ता है बर्डन, नहीं, वो क्या करता है? उन चीज़ों को जलाने का नुकसान पहुंचाता है। किडनी क्या होती है? अंदर से गल जाता है। जैसे तेजाब है, तेजाब को लोहे पे डाल दो, लोहा अपने आप में बहुत सख्त है, लेकिन लेकिन तेजाब उसको अंदर ही अंदर जहरीला कर देगा। तो वैसे अल्कोहल है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। आपके अंदर जो भी आपके ब्लड की चीज़ें हैं, शुरू में थोड़ा तो आपको अच्छा करेगा, किडनी उसको रोज निकालेगी, बाहर निकालेगी। एक दिन क्या होगा? किडनी खुद ही उसमें घुल जाएगी, उसका बाहर का उसको भी मांस घुला बचेगा, देगा। अंदर के उसके जो सब कुछ घुल जाएगा। सर इसके लक्षण एक बार बता दें। इसके मतलब कैसे जो अगर प्रभावित हुआ तो उसके लक्षण क्या? किस चीज़ के? ये रेडियोलॉजी। हाँ वही इसमें एक बात हुई थी ना, सिक्स सेंस। सिक्स सेंस का मतलब आपको जानकारी है तो आप लक्षण देख के ही पता कर सकते हैं कि इसको रेडियोलॉजिकल, जैसे हाँ फोले पड़ गए, स्किन का और कलर चेंज हो जाना, नाक मुंह से ब्लड आ रहा है, चक्कर आ रहा है, धुंधला हुआ, नाक से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है ना ये चीज़ें। क्योंकि उसका काम है इंटरनल ऑर्गन्स पे प्रभाव डालना, आपका नॉर्मल फंक्शनिंग दिक्कत हो है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कुछ ना कुछ समस्या हो। सर ये PhD है, हाँ, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। इसके लिए एक ही चीज आप लोगों ने पढ़ी है, डिकंटामिनेशन, है ना, ये चीज। डिकंटामिनेशन जो कुछ
आप लोग उसको सर एक सवाल था नहीं आप पूछो ना। सर एक सवाल था मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ तो हमारे जो मेन लीडर हैं वो आते हैं वो पहले ब्लीचिंग से टॉयलेट को साफ कर रहा होता है ब्लीचिंग से कर चुका होता है तो फिर वो आते हैं और चेक करते हैं कहते हैं कि बहुत गंदा है वो काली वाली फिनाइल डलवाते हैं जैसे वो काली वाली फिनाइल डालता है उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है और दम घुटने लगता है फिर हम लोग किसी तरह से उसको पकड़ के लाते हैं अगले कमरे में उसको डालते हैं और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो जान इसकी जा रही है और 1 मिनट के बाद उसे उल्टी होने लगती है फिर राहत मिलने लगता है क्योंकि क्या कारण ये केमिकल रिएक्शन। है ना सर में वो केमिकल रिएक्शन होता है कई बार उसमें टॉयलेट में भी तेजाब साथ में ब्लीचिंग पाउडर या हार्पिक के साथ ब्लीचिंग पाउडर मिक्स करके डाल दें उससे ऐसा होता है फ्यूम्स निकलते हैं उसके और सीधा नाक में चढ़ जाता है। सिंपल सी चीज है उसमें क्या है फ्यूम्स को क्लोज जगह में जब कभी आप लोग घरों में भी अगर फिनाल या कुछ ऐसे सर यहाँ पे तो एग्जॉस्ट जरूर लगाएं और उसको चला दें। सर यहाँ पे अमोनिया का भी रोज था क्या क्योंकि टॉयलेट था तो अमोनिया का भी नहीं नहीं रोज था फिनॉल अपने आप में खुद एक जहरीला पदार्थ है। एक्चुअल में जो फिनॉल होती है वो गंध रहित रंग रहित एक क्रिस्टल होता है छोटा नमक का टुकड़ा नहीं जैसे नमक पहले आता था उसको और फिनॉल रख दोगे आप पहचान नहीं पाओगे नहीं एक रंगहीन और गंधहीन एक क्रिस्टल होता है एक्चुअल फॉर्म ऐसे लेकिन उसको ऐसे रख दोगे हवा में तो जैसे नमक या मिश्री नहीं पानी से नमी से वो थोड़ा गीली हो जाएगी पानी में अच्छे से घुल जाएगी पानी में घोल दोगे तो वो लिक्विड आपके डिसइंफेक्शन के लिए आपको जो बैक्टीरिया मारने के लिए काम लेकिन जो काली वाली है उसका मतलब क्या है इसमें अलग से एक गंदी गंध मिलाई जाती है कि गलती से कोई इसको पी ना ले या इस्तेमाल ना करे। जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर है वो एक्चुअल में गैस गंधहीन रंगहीन गैस है वो अगर लीक भी होती रहेगी किसी को पता भी नहीं चलेगा आप सुनते रहेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ कमरे में बढ़ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा उसमें एक अलग से बहुत ही गंदी मतलब जो हमें नाक में तुरंत पता चल जाए ऐसी इसमें अलग से डाली जाती है। वैसे फिनॉल जो हम लोग देखते हैं काली या सफ़ेद बहुत तरह की फिनॉल आती है कीड़े भगाने के लिए सफ़ेद वाली में अच्छा वो डाल दिया है लेकिन वो सही तरीका नहीं है अच्छा समझ के लोग उसको उसकी विषाक्तता को हल्के में लेते हैं कि ये तो बढ़िया खुशबू आ रही है। सर एक तो केस भी आएगी फिनाइल पी के जान चली गई हाँ फिनॉल लोग हाँ सोसाइटी में कभी कई बार ऐसा देखा गया है सल्फास काला वाला फिनाइल पी लो सल्फास उसकी विषाक्तता बहुत ज़्यादा होती है एक्चुअल में जैसे महंगे भी सर आती मार्केट में एक बाल्टी पानी है उसमें 1 ढक्कन फिनॉल लेना पड़ता है सारे बैक्टीरिया मारने जो लोग इस्तेमाल करते हैं पता नहीं है तो पूरा बोतल ही डाल दें या एक दिन में ऐसे ही 1 ढक्कन पूरा 10 लीटर पानी में डाल दीजिए वो बहुत ही है इतना आपको उसको डिसइंफेक्ट करना। तो जो बायोलॉजिकल वाला था उसमें सैनिटाइज करने के लिए इन चीज़ों का उपयोग अपने घर को फर्श को इक्विपमेंट्स को जो डिकंटामिनेशन वाली बात हो रही है बायोलॉजिकल गैस में तो यूज कर सकते हैं लेकिन रेडियोलॉजिकल केस में ये काम नहीं कर सकते हैं। और जो सर आप बता रहे थे उसको वही बात फिनॉल ब्लीचिंग पाउडर भी बहुत ही हार्ड और रिएक्ट करने वाला पदार्थ है आप हाथ में रखोगे कट जाएगी आप जी और ना ग्लव्स लगा के इसीलिए उसको ग्लव्स लगा के उसका उपयोग करते हैं कपड़ों पे छिड़कने कपड़ा खराब किसी भी कलर का कपड़ा हो किसी भी कलर का कितनी भी बढ़िया कंपनी कलर उड़ जाएगा उसको वाइट कर देगा वाइट कलर उड़ा देगा कितना भी कलर है इसे आपको मात्रा से ज़्यादा इस्तेमाल करने में भी दिक्कत करता है वो कपड़े में छेद कर देगा उसके फैब्रिक को काट देगा नुकसान पहुंचा देगा। तो ब्लीचिंग पाउडर है फिनॉल ये सब चीज़ें एक साथ डाल दोगे और कमरा बंद है आपको उससे फ्यूम्स नहीं निकलेगी एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाए और जो आदमी बिल्कुल ही उसमें वो तो छोड़ो आप एक कमरा बंद के इसमें पेंट मार दो थोड़ी देर बाद आपको नींद आने लग जाएगी आंखें जलने लगेंगी लाल हो जाएंगी आंखें
वोमिटिंग जैसा आएगा, 3 चक्कर आएगी। जैसे ही टाइम डिस्टेंस सीलिंग का प्रयोग करोगे आपके लक्षण सुधरने लग जाएंगे। थोड़ी देर बाद आप 1 दिन 2 दिन बाद आप पूरे तरीके से तो रेडियोलॉजिकल हो गया। अब आते हैं न्यूक्लियर। न्यूक्लियर को कैसे पता करेंगे? तो दिखाई धमाका और दिखाई मशीन डिटेक्ट कर इक्विपमेंट, यही जो इक्विपमेंट है आपके सामने यही डिटेक्ट करता है। या फिर सिक्स सेंस, अंदाजा। एक जैसे कुछ डॉक्टर होते हैं कि बहुत बढ़िया इलाज कर देते हैं ना, बिना टेस्ट करवाए एक ही दवा लिखेंगे और उनका सिक्स सेंस काम करता है, क्योंकि वो इतने मरीज देख चुके होते हैं कि लक्षण देख के बता देते हैं कि ये चीज़ है। और कुछ डॉक्टर होते हैं कि टेस्ट कराते रहते हैं, है ना, ये सैंपल फिर वो सैंपल, फिर कहीं पुणे जा रहा है तो कहीं मेदांता में हो रहा है, कहीं केजीओ से टेस्ट होते रहते हैं और पकड़ नहीं पाते इलाज। कोई डॉक्टर पकड़ लेते। तो जिसको जिस विषय में जानकारी है उसका सिक्स सेंस काम करेगा। तो रेडियोलॉजिकल के लक्षण आपको एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा? आप लोग एक्चुअल फुटेज देखिए, यूट्यूब पे पड़े हुए जो रेडियोलॉजिकल और उनके जो विकिरण में लोग प्रभावित हुए हैं, जो केसेज हुए मेजर केसेज, सबकी एक्चुअल डॉक्यूमेंट्री वीडियो फुटेज सब पड़े हुए आप देखेंगे। वो हम लोग इसलिए नहीं दिखाते हर जगह कि वो बहुत विभत्स रूप में है, सब लोग नहीं देख पाते, बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। जैसे ब्लिस्टर एजेंट्स वगैरह, नर्स एजेंट वगैरह बहुत हालत ख़राब कर देते हैं, तो टिप्पण की तरह यूज किया जाता है ना, जब उसका मकसद ये है आदमी को, और सिर्फ मारना ही नहीं होता है, मारना तो गोली से ना मारते। एक आदमी तड़प रहा है, 2 आदमी उसकी परिचर्या में लगे हुए हैं, है ना, होता है उनकी संसाधनों को व्यस्त कर देना दूसरे काम को, दुश्मन के, ताकि वो हमारी तरफ ध्यान उनका कम करे। मारना हो तो एक बार में मारते मर जाए आदमी, लेकिन जिंदा आदमी और तड़प रहा है तो अपने साथ 2 लोगों को और वो परेशान करेगा या बिजी रखेगा। अपना आदमी तो मार भी नहीं सकते। ये टेक्निक्स होती हैं पहले यूज होती है। ये सब की वीडियोस बहुत सारी इतनी पड़ी हैं कि आप देखते रहोगे पूरा दिन पीछे। हाँ पूरा क्या नहीं मिलता है। क्या सब सुनना है? चेरनोबिल हो गया, फुकुशिमा वाला हो गया, एक मायापुरी का है अपना इंडिया का, मुश्किल से सर एक कांड आएगा, बाकी नीचे सब कांड दिखने लगते हैं। कुछ फिल्में बनी इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर ऊर्जा के लिए यूज करते हैं ना हम लोग, तो इनको सबमरीन पानी वाले जो भी जहाज में डूबी अंदर उसमें लगाई गई। रसिया ने सबसे पहले इसको उपयोग शुरू किया। अंदर ही वो रिएक्टर खराब हो गया तो उसमें बहुत घटनाएं, उसके ऊपर फिल्में बनी है। गाजा फिल्म का नाम गाजा में न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर मिसाइलें होती है ना। वो आपने कहा कि भोपाल क्रांति वाली वीडियो है हमारे पास। हाँ क्रांति वाली तो आपको यूट्यूब पे 4:30 बजे के बाद दिखा देना। अरे है भैया पे यूट्यूब में रेलवे मैन करके, रेलवे मैन है सर पूरी फिल्म। अरे अमित सर, वो पेनड्राइव है क्या भोपाल गैस ट्रेजेडी वाली वीडियो है? दिखा दो सर वो वाली वीडियो भी डाल सकते हैं। मूवी तो एक अलग चीज होता है, एक्चुअल फुटेज देखो। हाँ एक्चुअल सर इसके बारे में बता दीजिए लास्ट वाला न्यूक्लियर का बस जानकारी ही बचाओ। और डिकंटामिनेशन में अल्फा कण सबसे हानिकारक है, डिकंटामिनेट करें और वहाँ जाने से पहले अपने आप को पीपी से सेव कर लें। टाइम डिस्टेंस सेविंग का हमेशा, और इसकी कोई कम टाइम रुके, कम डिस्टेंस, मतलब उससे ज़्यादा नजदीक न जाए तो तुरंत वापस आ जाए। और सेटिंग जाए भी तो कुछ ना कुछ सेट अपने सामने वीडियो दिखाई थी मूवी से। मिथाइल आइसोसाइनाइड पेस्टिसाइड, उसने इंडिया वालों को बोला कि अगर हमारा कीटनाशक यूज करोगे
आपकी फसल 5 गुना पैदावार बढ़ जाए। ठीक है, बढ़ गई। लेकिन लीक हो गया तो पूरी दुनिया में अब तक आगाह नहीं घटना है। सभी लोग देखें। थोड़ा सा हम लोग तो पहली बार थोड़ा सा साइलेंट रहेगा तो आवाज भी आएगी। हाँ, बस पीछे वाली जलने दो, पीछे जलने दो। पीछे पूरा पिक्चर और अलग फीलिंग भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल उधर वाली जलाइए, ये वाली मशीन। तो एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई जिसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। ये सारी भोपाल एक्चुअल गैस कांड फोटोज में जो आप सब मिथाइल दिखाए हैं। आइसोसाइनाइड यानी मिग नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्रोतों की अपनी अपनी राय होने से इनमें भिन्नता मिलती है। फिर भी पहले आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या करीब 2,200 थी। मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3,787 लोगों की गैस से मरने वालों के रूप में पुष्टि की थी। अन्य अनुमान बताते हैं कि 8,000 लोगों की मौत तो 2 सप्ताहों के अंदर हो गई थी और लगभग अन्य 8,000 लोग तो इसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मारे गए थे। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि हिसाब से करीब 5.5 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने की संख्या लगभग 38,478 थी। सन 1969 में UCIL कारखाने का निर्माण हुआ जहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक पदार्थ से कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। सन 1979 में मिथाइल आइसोसाइनाइड के उत्पादन के लिए नया कारखाना खोला गया। नवंबर 1984 तक कारखाने के कई सुरक्षा उपकरण न तो ठीक हालत में थे और न ही सुरक्षा के अन्य मानकों का पालन किया गया था। स्थानीय समाचार पत्रों के पत्रकारों की रिपोर्टों के अनुसार कारखानों में सुरक्षा के लिए रखे गए सारे मैनुअल अंग्रेजी में थे जबकि कारखाने में कार्य करने वाले ज्यादातर कर्मचारियों को अंग्रेजी का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। साथ ही पाइप की सफाई करने वाले हवा के वेंट में भी काम करना बंद कर दिया था। समस्या यह थी कि टैंक संख्या 610 में नियमित रूप से ज्यादा मिक्स गैस भरी थी तथा गैस का तापमान भी निर्धारित 4.5 डिग्री की जगह 20 डिग्री था। मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी मिग को कूलिंग स्तर पर रखने के लिए बनाया गया फ्रीजर प्लांट भी पावर का बिल कम करने के लिए बंद कर दिया गया था। 3 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड के उत्पादन नियंत्रण कक्ष में बैठे स्थायी कर्मचारियों को कुछ रासायनिक रिसाव की शंका हुई। उपस्थित कर्मचारी ने तत्काल ही भूमिगत रसायन भंडारण टैंक का निरीक्षण किया तो उन्हें वहां रसायन मिथाइल आइसोसाइनाइड का मामूली सा रिसाव मिला जिसे उन्होंने दैनिक रसायन रिसाव के छिटपुट रूप में लिया। पर देखते ही देखते इस रासायनिक रिसाव ने विकराल रूप ले लिया और कुछ ही देर में मिथाइल आइसोसाइनाइड के घातक वाष्पों ने भोपाल शहर के वायुमंडल में प्रवेश कर लिया। देखते ही देखते मिथाइल आइसोसाइनाइड के घातक वाष्पों ने रिहायशी क्षेत्रों में अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। लोगों के फेफड़ों आंखों में यह जहरीला रसायन समा गया। मासूम बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, जवान सभी उल्टी, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत जैसी घातक समस्याओं से जूझने लगे। निर्दोष जनता ने कारणहीन तड़प कर प्राण त्यागना शुरू कर दिया। यूनियन कार्बाइड कंपनी के कारखाने से रिसी गैस की वजह से मारे गए लोगों की ठीक संख्या आज भी विभिन्न स्रोतों के अनुसार अलग अलग बताई जाती है। बस इतना ही मालूम है कि जिस रात दुर्घटना घटी 3,000 व्यक्ति उसी रात मर गए और इस घटना के बाद पिछले 3 हफ्तों में और 7,000 से 10,000 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दुर्घटना के बाद मरे कुल मृतकों की संख्या कम से कम 18,000 बताई जाती है। कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार दुर्घटना के बाद कम से कम 30,000 व्यक्ति मौत की गोद में चले गए। इसके अलावा लाखों लोग इस दुर्घटना से बुरी तरह प्रभावित हुए। वे न सिर्फ जहरीली गैस से पीड़ित हुए बल्कि उन्हें कारखाने के पास बसे इलाके में अपने घर बार छोड़ने पड़े। दुर्घटना के बाद भोपाल के इलाके में मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर विकलांग पैदा होने वाले बच्चों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई। उस दुर्घटना के कुपरिणामों को आज तक दूर नहीं किया गया है और उनका आज तक स्थानीय जनता के स्वास्थ्य और जीवन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है।
दोस्तों, अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। हाँ एक और चलाइए सर। तो आप लोग देख रहे हैं कि दृश्य ऐसे होते हैं कि सभी लोग नहीं देख पाते ना सही से। ये सब चीज़ें बहुत पड़ी हुई हैं। होता क्या है, जिस तरीके की वीडियो में एक बार क्लिक कर देते हैं फिर वही हमें परोसता रहता है। सर ये वीडियो मिल जाएगी हमको? वीडियो मिल जाएगी हमको? response toward radioactivity usually यूट्यूब takes us पे है ना, वो क्या करो, हमें सब्सक्राइब करो। मिलती नहीं है। आपको मोबाइल आ जाएगा। ability that we call radioactivity. A nucleus can रेडियो एक्टिविटी कार्टून में थोड़ा ध्यान दीजिएगा इंग्लिश में, लेकिन आपको समझ में आएगा। आप जान These रहे हैं nucleons are held together by a glue called the strong nuclear force. This stable isotopes of elements fling out different particles or forms of energy to restore balance between the forces in their nucleus. During this process of attaining stability, they change into a new nucleus. It is exactly this property, namely turning into something new to attain stability, that we call radioactivity. A nucleus can undergo nuclear or radioactive decay through the emission of an alpha, beta, or gamma radiation, and sometimes a combination of all three. The alpha particles are relatively heavy. They can travel only a few centimeters in the air and can be easily stopped by a sheet of paper or plastic. Beta particles have higher energy and more penetrating power than alpha particles, but are less ionizing in nature. They can travel through the air, but can be stopped by a thin sheet of metal or even protective coating. Finally, the most energetic and fatal form of radioactive decay is gamma rays. Yes, these are the type that supposedly turned Bruce Banner into the Hulk. ये 9 स्टेप एक्चुअल में ये सूट देख रहे हो ना, रबर वाला सूट का रबर। एक मिनट। कैसे लॉन्च कर रहे हैं? ये तो देख चुके हैं ना आप लोग, फिर से देख लो, थोड़ा समझ में आएगा। अब ज्यादा समझ में आएगा, आप कर चुके हो। अब समझ में आएगा ना ज़्यादा। पहले वो जो बीच में आदमी वो एनडीसी सूट पहना हुआ है, पीछे डिटेल कॉम्बिनेशन सूट पहने हुए हैं। ये लोग डिकंटामिनेशन सूट पहने हुए हैं। ये स्टूल जिस पे बैठना है, सर ये हर जोन में लगती शुरू है, हर जोन में शुरू है। ये वीडियो नरौरा बुलंदशहर जहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट का बात की है। स्टेडियम की इसके अंदर ये जो टेंट है इसके अंदर स्नान होता है, यहाँ दिखाने के लिए बात किया है बड़े चारों से।